हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 11 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 11 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि 11 जब PSC की यहाँ पर जो हमारी मॉर्निंग बैच एक चल रही है और साथ साथ यहाँ पर इवनिंग बैच भी जो है वो शुरू हो रही है। तो इवनिंग बैच भी हम लोग यहाँ पर शुरू होने जा रही है। अगर आप PD का मेंस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप है झारखंड लाइव्स, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ हम लोग के द्वारा यहाँ पर SSC की भी बैचेज जो है वो शुरू हो गई है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ पर चाहे CGL की, CHSL की, MTS की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस शहर में इफ्को यानी कि IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया है। तो इफ्को नैनो यूरिया प्लांट जो है वो उसका 5वां संयंत्र है, वो झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने यहां पर शिलान्यास किया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देवघर में। कहां पर? देवघर में इसका शिलान्यास किया गया है। और ये जो शिलान्यास किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनके द्वारा यहाँ पर ये शिलान्यास किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यानी कि देवघर में इसका शिलान्यास किया गया है, इसकी स्थापना नींव रखी गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी जो शिलान्यास रखी गई है यानी कि जो शिलान्यास किया गया है वो कब किया गया है? इसका फाउंडेशन जो रखा गया है वो 4 फरवरी 2023 को, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। नैनो यूरिया की देवघर इकाई बनने से यहां प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, यूरिया भी जो है वो बोरा में जो है वो पैक करके आता है। जैसा किसान की खेती करते हैं तो जो है यूरिया बोरे में ले जाकर जो है वो वहां पर फिर जो है फसल में अपना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में भी यहाँ पर जो है वो निर्माण किया जाएगा। और ये जो निर्माण किया जाएगा लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलें का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिससे इसके आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। अभी क्या क्या है, बहुत सारे जो यहाँ पर कहिए कि फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, वो बाहर देशों से आता है बहुत सारा यहाँ पर। तो उससे यहाँ पर जब इसकी जो निर्माण यहाँ पर होगी, जब संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर भी कुछ जो है वो निर्माण होगा। लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलें यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगी, निर्माण शुरू हो जाएगा। तो भारत जो है वो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। 500 ग्राम की एक छोटी सी बोतल यूरिया के एक पूरे बैग का विकल्प बनेगी। ठीक है, यानी कि 500 ग्राम का एक जो छोटा सा बोतल होगा, ठीक है, 500 ग्राम का, आधे लीटर का, वो एक बोरे का जो कहिए कि यूरिया होता है उसके बराबर ये होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लिक्विड जो है वो कितना प्रभावी होगा और ये कम अमाउंट में कितना ज्यादा अधिक जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में उपस्थित कुदरती खाद बनाने वाले केंचुओं को मार देता है, वहीं तरल यूरिया का छिड़काव करने पर भूमि किसी भी प्रकार की विषाक्त नहीं होगी। क्या है कि जो बोरा वाला यानी बैग वाला जो यूरिया आता है उसका जब उपयोग करते हैं तो जो केचुआ जो होता है भूमि में, जो कि उपजाऊ के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए वो बहुत ही यहाँ पर हेल्प करता है,
तो वो जो है वो उस यूरिया से मर जाता है, लेकिन जो लिक्विड वाला यूरिया होगा उससे वो जो है वो नहीं मरता है, और किसी भी प्रकार की जो मिट्टी में है वो यहाँ पर विषाक्त यानी कि जहर जो है वो नहीं होता है, ठीक है, नहीं फैलता है। किसानों की सहकारिता से बने इफ्को ने विश्व में सर्वप्रथम तरल नैनो यूरिया बनाया और अब डीएपी यानी कि डी अमोनियम फॉस्फेट की ओर आगे बढ़ रहा है। यह भारत और पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, और प्रधानमंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई योजनाओं की भी घोषणा की है। इसके तहत उत्पादन के क्षेत्र में नई सहकारिता इकाइयों के लिए इनकम टैक्स की दर जो है 26% से घटाकर 15% यहां पर कर दिया गया है। आज लगभग 5 देशों में तरल यूरिया का निर्यात किया जा रहा है। इफ्को द्वारा बनाया गया यह तरल यूरिया न केवल भारत बल्कि विश्व के किसानों को भी मदद करेगा। तो देवघर में 30 एकड़ में ये जो है वो प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यूरिया का यह छोटा सा कारखाना आयातित 6 करोड़ यूरिया खाद के बैग के विकल्प का निर्माण करेगा, जिससे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इससे किसान की भूमि भी संरक्षित रहेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये जो है वो काफी यहाँ पर कहिए कि ½ लीटर और 1 बैग, तो बहुत ये जो है वो डिफरेंस यहाँ पर है क्वांटिटी के हिसाब से, और काफी इफेक्टिव है जब जो लिक्विड वाला यूरिया होगा। ठीक है, और ये जो प्लांट इफ्को का यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है झारखंड में, वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो देवघर में किया जा रहा है। ठीक है, बाबा की नगरी में देवघर में ये किया जा रहा है इसकी शुरुआत। ठीक है, इसका स्थापना वहां पर किया जा रहा है। इसका शिलान्यास जो है वो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने यहाँ पर किया है। तरल नैनो यूरिया का यह कारखाना न केवल झारखंड बल्कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल के किसानों को जो यहाँ पर किसान होंगे उनके खेतों में भी उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। तो ये जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है सिर्फ झारखंड के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ के जो आसपास के जो सटे हुए राज्य हैं उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में भी इसका जो है वो काफी यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। ये काफी उन सभी किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन प्रणाली विधेयक 2022 को सहमति प्रदान की है। इस विधेयक के लागू होने से अब खरीदारों को कितनी प्रतिशत कृषि बाजार टैक्स के रूप में यहाँ पर देना होगा, या फिर कहिए कि राज्य सरकार यहाँ पर वसूली करेगी। तो ये जो यहाँ पर विधेयक यहाँ पर अब मंजूरी दे दी गई है राज्यपाल के द्वारा, तो अब जो है ये राज्य में नियम बन गया है, यानी कि कानून बन गया है, और इसी के तहत जो है जो भी कार्य यहाँ पर होंगे वो इसी विधेयक के तहत यहाँ पर किया जाएगा। तो हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने कौन सी विधेयक को मंजूरी दी है, तो झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन प्रणाली विधेयक 2022, और इसके तहत जो कुल प्रतिशत का यहाँ पर टैक्स वसूला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2% यहाँ पर वसूला जाएगा। कितना प्रतिशत वसूला जाएगा, यानी कि कहिए कि जो किसान होंगे, जो खरीदार होंगे, किसानों के जो यहाँ पर अनाज खरीदेंगे उनको यहाँ पर 2% जो है टैक्स देना होगा। सरकार को 2% टैक्स यहाँ पर मिलने जा रही है। और चलिए इससे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, आखिर ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में 3 फरवरी 2023 को राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक के लागू होने के पश्चात अब राज्य में मुख्य रूप से, ठीक है, अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों से 2% कृषि बाजार टैक्स तथा तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर 1% टैक्स लगेगा। तो जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो जो खरीदार होंगे, यानी कि किसानों से जो अनाज खरीदेंगे, स्टॉक करेंगे, ठीक है, या फिर बाजार में जाकर बेचेंगे, तो उनको यहाँ पर 2% कृषि बाजार टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा। और जो कृषि उपज पर यानी कि तुरंत नष्ट होने वाला, यानी होता है ना कुछ दिनों के बाद ये नष्ट हो जाएगा, ये ज्यादा दिन रख भी नहीं सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो वस्तु होंगे उन पर जो है वो 1% टैक्स लगेगा। और जो स्टोरेबल होगा, यानी कि सपोज अगर आलू की खरीदारी हो रही है तो आलू तो स्टोर किया जा सकता है, वो 6 महीने, 8 महीने, 10 साल भर के लिए भी किया जा सकता है, तो उसमें 2% का लगेगा। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो नहीं स्टोर किया जा सकता है, सपोज धनिया का पत्ता है, तो धनिया का पत्ता कितना दिन तक स्टोर करेंगे,
तो वो इसकी एक लिमिट है, तो वो स्टोर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो उसमें 1% का टैक्स लगेगा। ठीक है, इससे पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई त्रुटियों के साथ इसे स्वीकृति जो है वो यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया था, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दिया था इससे पहले। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जो है वो इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर जो टैक्स वसूला जाएगा, यानी जो भी यहाँ पर किसान होंगे, जो भी खरीदार होंगे, उनको यहाँ पर अब 2% कृषि बाजार के रूप में टैक्स जो है यहाँ पर भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये इस विधेयक में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस विधेयक में मुख्य रूप से किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा इस विधेयक में क्या क्या यहाँ पर कहा गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस विधेयक में मुख्य रूप से किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। राज्यों से आए अतीत वस्तुओं पर आयातित जो होगा, ठीक है, जो आ रहा है, अधिकतम यहाँ पर टैक्स जो है वो 2% कृषि शुल्क लगाने का प्रावधान है और कच्चे माल में 1% यहाँ पर, और जो सीलबंद पैक माल यानी कि जल्द खराब नहीं होने वाले हैं उस पर भी जो है वो 1% का टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा इस विधेयक के तहत। कृषि बाजार समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। यहाँ पर एक देश एक बाजार के तहत राज्य के कृषि को आधुनिक व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जहां पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर में सेल कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर पोर्टल से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ कृषि पर टैक्स से प्राप्त राजस्व से ग्रामीण हाट बाजारों की आधुनिकीकरण के साथ नए बाजारों की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों को प्रत्येक 10 किलोमीटर पर बाजार उपलब्ध हो सके। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होगा उससे क्या करेगी राज्य सरकार कि जो ग्रामीण के हाट बाजार है, ग्रामीण में क्या देखते हैं कि हर साप्ताहिक जो है वो बाजार लगता है हाट में, ठीक है, वहां पर जो है वो उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसमें वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा और यहाँ पर बाजारों की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों को हर 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो बाजार मिल सके, उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर इस विधेयक में प्रावधान की गई हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd नंबर, वो है हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 को सहमति प्रदान की है। इस विधेयक द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि निकासी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। अभी तक जो यहाँ पर निकासी राज्य सरकार कर सकती थी वो 500 रुपए कर सकती थी, अब इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो बढ़ोतरी जो ये राशि की गई है वो कितनी की गई है, ठीक है, वो जो है वो कितनी की गई है ये यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, अब जो यहाँ पर इस नया विधेयक यहाँ पर जब लागू हो गया है तो क्या है ना कि यहाँ पर राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए आकस्मिक फंड जो है यहाँ पर वो स्टोर करती है, यानी कि जमा करती है उसमें, और उसमें से जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकती है। अगर जरूरत पैसे की पड़ी, ठीक है, तो वहां से वो सरकार निकालती है पैसे और उसका फिर इस्तेमाल करती है, ठीक है, राज्य में। तो ये जो पहले थी राशि यहाँ पर निर्धारित की गई थी वो 500 करोड़ रुपए थी, अब यहाँ पर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1200 रुपए कर दिया गया है इस विधेयक के तहत। कौन सी विधेयक है, आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 है, इसकी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 को सहमति प्रदान कर दी है। इस विधेयक द्वारा अब यहाँ पर राज्य की आकस्मिक निधि निकासी की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। ठीक है, पहले राज्य सरकार आकस्मिक निधि से 500 रुपए निकाल सकती थी पैसे, लेकिन अब इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद 1200 करोड़ रुपए तक यहाँ पर जो है पैसे निकाल सकती है, निकासी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 3 दिवसीय यानी कि 3 से 6 फरवरी तक एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन झारखंड के किस विश्वविद्यालय में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन झारखंड के किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर ये एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया है 3 दिवसीय। ठीक है, 3 दिवसीय ये एग्रोटेक मेला था
जहां पर कि इसका समापन किया गया है 3 तारीख से लेकर 6 फरवरी 2023 तक। ठीक है, इस मेले में आखिर यहाँ पर क्या खास बातें थी वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 3 फरवरी से 6 फरवरी 2023 तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी कि मोटा अनाजों का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। मेले में विभिन्न उत्पादों और विषयों के 90 स्टॉल लगाए गए थे और मेले की थीम जो थी वो क्या थी, कृषि आधुनिकीकरण में से आय में वृद्धि। ठीक है, इसका जो थीम था मेले का वो क्या था, कृषि, ठीक है, कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि, ये इस मेले का यहाँ पर थीम था। और इसी के तहत यहाँ पर अधिकतर स्टॉल बनाए गए हैं जिनमें संरक्षित एवं सुरक्षित कृषि, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई, एकीकृत कृषि प्रणाली, स्मार्ट खेती, ई नेम कार्यक्रम, मोटे अनाजों जैसे कि मक्का, फलदार वृक्ष, फूल की खेती, बहुस्तरीय प्रणाली खेती, हाईटेक बागवानी, मक्का की खेती, उन्नत पशुपालन, मशरूम, मधुमक्खी पालन आदि प्रौद्योगिकी की यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, और वहां पर तरह तरह की जानकारियां भी जो है वो दी जा रही थी इस मेले में किसानों को। ठीक है, कि किस तरह से आप जो है वो इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप यहाँ पर जो है वो आप खेती कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसान एग्रोटेक मेले का यहाँ पर जो है वो आयोजन किया गया था। ठीक है, 3 से 6 फरवरी को। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये रांची में है। और इसकी जो यहाँ पर स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1981 में हुई थी। कब हुई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ये 1981 में हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी कुछ से संबंधित यहाँ पर जो यहाँ पर आयोजित की गई थी मेले, उससे संबंधित यहाँ पर जो है वो अलग अलग विभाग के अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है वो इसमें स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर ये प्रदर्शनी की गई थी, जहां पर लोगों को, किसानों को जानकारी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 होगा यहाँ पर। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी हुई रेल बजट, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर रेल बजट जारी किया गया है, पेश किया गया है। इसमें कुल राशि जो है वो झारखंड को कितनी आवंटित की गई है। ठीक है, कुल राशि जो आवंटन किया गया है झारखंड राज्य को वो कितना किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5271 करोड़, 5271 करोड़ रुपए राशि जो है वो यहाँ पर आवंटित की गई है। कितनी की गई है, 5271 करोड़ रुपए कुल जो है राशि आवंटित की गई है झारखंड राज्य को इस बजट में, रेल बजट में। ठीक है, याद रखिएगा कितना किया गया है, 5271, 5271 करोड़ रुपीज अलॉट यहाँ पर किया गया है झारखंड स्टेट को। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रेल बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड को 5271 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर आवंटित की है। इसके तहत रेल लाइन के दोहरीकरण से लेकर स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, हाई स्पीड ट्रेनों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने एवं अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने पर यहाँ पर जो है वो जोर होगा। और यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष से 11 गुना है। 2009 से 2014 की बात करें तो यहाँ पर जो राशि दी गई थी झारखंड राज्य को वो 457 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, 457 करोड़ रुपया दिया गया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर झारखंड को 457 करोड़ रुपया दिया गया था। और लेकिन वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड को 5271 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो आवंटित की गई है, जो पिछली बार यहाँ पर किया गया था आवंटन उससे 11 गुना ज्यादा है। तो किस विभाग को कितनी यहाँ पर राशि दी गई है, किस कार्य के लिए यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा अगर मोबाइल में देख रहे हैं, ताकि आपको ये चीजें दिख सकेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोडरमा रांची का यहाँ पर रेल लाइन है, उसके लिए यहाँ पर 45 करोड़ दिया गया है। कोडरमा तिलैया के लिए 275 करोड़ रुपये यहाँ पर दिया गया है। फिर 35 सीढ़ी के लिए 151 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये नई रेल लाइन जो है यहाँ पर बिछाई जाएगी इन सभी में। ठीक है, हंसडीहा गोडा के लिए, चित्रा बासुकीनाथ के लिए, गया बोध गया चतरा के लिए, गया डाल्टनगंज वाया रफीगंज के लिए, रामपुर हाट मंदिर हिल वाया दुमका के लिए 11.3 करोड़ दिया गया है। इस तरह से रेल लाइन का दोहरीकरण के लिए, यानी कि जो है सिंगल लाइन से डबल यहाँ पर जो है वो लाइन ट्रैक करने के लिए ये राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। इसके अलावा 400 करोड़ जो है वो रांची मंडल में ट्रैक रिन्यूअल और रख रखाव के लिए दिया गया है। कल भी थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई थी इससे संबंधित। 3 करोड़ जो है रांची मंडल में 5 स्टेशनों पर सेंट्रलाइज्ड पैनल के लिए दिया गया है।
3 करोड़ रुपए यहाँ पर संपार फाटकों के स्थान पर 13 नॉर्मल हाइट सबवे का यहाँ पर, यानी कि जहां पर फाटक है, जहां पर जो है वो ट्रेन आती है तो फाटक बंद किया जाता है, वैसे जगहों पर यहाँ पर जो है नॉर्मल हाइट का, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा करके हाइट थोड़ा यहाँ पर सबवे का यहाँ पर निर्माण भी किया जाना है। तो ये सारे जो कुल मिलाकर यहाँ पर 5,271 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटित की गई है इस रेल बजट में झारखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, इसी से संबंधित है, रेल बजट से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन वो है कि जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत झारखंड के किस स्टेशन को शामिल किया गया है। झारखंड के किन स्टेशनों को यहाँ पर शामिल किया गया है जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों ही। कौन सा हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही, यानी कि सिमडेगा और गुमला। सिमडेगा और गुमला जो यहाँ पर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इसके कॉरिडोर यहाँ पर इसको जो है वो जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत यहाँ पर झारखंड से शामिल किया गया है। ठीक है, झारखंड से इन 2 स्टेशनों को शामिल किया गया है जनजातीय गौरव कॉरिडोर के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर सिमडेगा और गुमला जो यहाँ पर शामिल किया गया है, तो झारखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा रेल बजट में कुल 5,271 करोड़ रुपए की यहाँ पर योजनाएं दी गई है। जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत बजट में 284 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गए हैं। ठीक है, कितनी की गई है? 284 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटन किया गया है। ठीक है, गुमला और सिमडेगा इस कॉरिडोर में शामिल होकर देश के रेल मानचित्र पर अपनी जगह बनाएंगे। इसके तहत जो है वो कौन कौन सा स्टेशन होगा? तो यहाँ पर टिस्का होगा, गुमला, बलरामपुर, कोरबा आदि क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। और इसके अलावा अमृत भारत का स्टेशन स्कीम, ठीक है, अमृत भारत का स्टेशन स्कीम के तहत रांची रेल डिवीजन के 12 स्टेशनों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सुगम में यहाँ पर देख लीजिए भारत अभियान, ठीक है, के तहत जो है वो सुगम भारत अभियान के तहत रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर दिव्यांग जनों के लिए रैंप, दिव्यांग शौचालय और लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये रेल बजट है। रेल बजट में यहाँ पर जनजातीय गौरव कॉरिडोर के लिए झारखंड की जो राशि दी गई है वो 284 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किया गया है। ठीक है, आवंटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे। पिछले क्लास में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है उस बजट में, ठीक है, उस बजट में जो यहाँ पर कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 3 यहाँ पर जो है वो नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जो यहाँ पर किया जाएगा वो दुमका में, पलामू में और कहाँ पर? हजारीबाग में। ठीक है, दुमका में, पलामू में और हजारीबाग में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है इस बजट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है और आज का यहाँ पर प्रश्न, इसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम लोग हर पिछले सेशन से एक प्रश्न देखते हैं और उसका सही आंसर आपको यहाँ पर करना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 फरवरी 2023 को भोपाल में चल रही आयोजित खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स जो यहाँ पर आयोजित की जा रही है, इसमें झारखंड से एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एथलेटिक्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 3 फरवरी 2023 को जो भोपाल में आयोजित की जा रही है खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स, यहाँ पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहला ऑप्शन है प्रियंका बारला, दूसरा ऑप्शन है आशा किरण बारला, तीसरा ऑप्शन है रानी मुर्मू, चौथा ऑप्शन है स्वाति मुंडा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए और आप सब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर कमेंट किया करिए। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। और जेपीएससी की यहाँ पर क्लासेस से भी 11 जेपीएससी की जो नई बैच है वो शुरू हो गई है, तो आप और एक नई बैच भी शुरू होने जा रही है, उससे भी यहाँ पर आकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बता दूं कि एसएससी की भी यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए आज हम लोग ये सेशन को समाप्त करते हैं। फिर कल सुबह इसी टाइम में हम लोग सुबह 6 बजे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए चीज़ों को। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है एग्जाम होने में, तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, नहीं तो फिर आप चीज़ों को अपडेट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर सारी जो मेहनत की थी आपने वो सारे आप भूल जाएंगे। तो फिर ऐसे में अब समस्या होगी फिर से जो है उस मोमेंटम में आने में। इसलिए चीज़ों को जो है वो रिवाइज करते रहिए और उस मोशन में बने रहिए ताकि आप कंपटीशन में आगे निकल सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।